जिसके आगे हर मुसीबत सर झुका दे, जो हर मुश्किल को आसान बना दे। वो स्त्री है जो अंधेरों को रोशन कर दुनिया में मिसाल बना दे। एक ऐसे ही आइडिया और कॉन्सेप्ट के साथ एक मूवी आज ओटीटी पर लॉन्च होने जा रही है, जिसका नाम है कच्छ एक्सप्रेस। और ऐसे ही इमोशनल और भरपूर मोटिवेशनल स्टारकास्ट उस मूवी के हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। मानसी पारिक, विराट पटेल, दर्शील सफारी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप लोग सबसे पहले गाइस ये बताइए कि ऑडियंस को आप इस मूवी को किस तरीके से दर्शाते हैं, इस मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है, इस मूवी का आइडिया क्या है और क्या लोगों को ये मूवी पसंद आएगी? बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी के पीछे एक छोटा सा एक थॉट था जिस पे हमने ये पूरी फिल्म को सेट किया है, और वो ये था कि आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है जी। और जिंदगी में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी जिंदगी जीने में, और कभी कभार हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर लेते हैं या देख नहीं पाते। लेकिन अगर ऐसा कोई पड़ाव आ जाता है आपकी लाइफ में जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, तो उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और हर बात के दो पहलू होते हैं। कच्छ एक्सप्रेस में भी हमने यही दर्शाया है कि हम किसी भी चीज, अगर कोई मुसीबत या कठिनाई सामने आ जाती है, तो या तो आप हार के बोल दो कि हाँ ठीक है चलो आ गई है ये मुसीबत, अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, या आप ऐसा भी बोल सकते कि नहीं यार हम कुछ करेंगे, हम इस मुसीबत के आगे बढ़ेंगे, मुसीबत से आगे बढ़ेंगे। तो कच्छ एक्सप्रेस में हमने यही दिखाया है। मोंगी का जो किरदार है वो कच्छ में रहती है, बहुत ही सुखी गृहस्थ जीवन है उसका, ऐसा उसे लगता है। और जब उसे पता चलता है कि उसका पति जो है उसका एक अफेयर है ऑफिस में, तो उसकी जो गृहस्थ जीवन की जो खुशियां थी उसके सामने ऐसे ही बिखर जाती हैं। और उसके बाद उसकी जिंदगी एक तरह से शुरू होती है, क्योंकि अब ये सच्चाई है उसके सामने, झूठ का पर्दाफाश हो गया है, और अब क्या होगा उसकी जिंदगी में, ये है कहानी। तो और गुजराती में जब रिलीज हुई थी तब तो लोगों को बहुत ही पसंद आई थी थिएटर में, और अब हिंदी में भी रिलीज हो रही है, तो लोगों को बहुत पसंद आई। मानसी, आपने रत्ना मैम के साथ काम किया है, तो आप नर्वस फील कर रहे थे? आप तीनों से ही मेरा ये सवाल है कि आप तीनों क्या नर्वस फील कर रहे थे उनके साथ काम करने? रत्ना मैम को पहली बार मिलेंगे तो आप सब नर्वस हो जाते हैं उनको मिलके पहली बार, क्योंकि उनकी एक पर्सनालिटी है, एकदम कड़क। उनकी मम्मा दीना पाठक की फिल्म थी खूबसूरत, मुझे नहीं पता आपने देखी है कि नहीं, बट वहां पे उनका जो एक डिसिप्लिनेरियन स्ट्रिक्ट सास का जो रोल था, रत्ना मैम को देख के मुझे हल्की सी दीना पाठक जी की याद आ जाती है। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही पैशनेट है अपने काम को लेके, हर चीज को लेके, और उनको किसी भी चीज में 19-20 पसंद नहीं है। तो रत्ना जी के साथ काम करना एक बहुत अमेजिंग चैलेंज है, क्योंकि वो बहुत शार्प है, बहुत ही शार्प थिंकिंग एक्टर है। तो अगर आप उनको किसी स्क्रिप्ट के साथ अप्रोच करते हो, जैसे कि हमने किया था, क्योंकि हमको सास के रोल के लिए रत्ना पाठक शाह चाहिए थी। अब उन्होंने कभी गुजराती फिल्म की नहीं थी, तो हमको लगा कि शायद उनको करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तो भी हमने सोचा कि चलो हम उन्हें भेज देते हैं स्क्रिप्ट, और उनके मैनेजर को हमने स्क्रिप्ट ईमेल कर दी, ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा, शायद वो तो नजरअंदाज कर देंगी। लेकिन 10 दिन के बाद उनके मैनेजर का मैसेज आया कि रत्ना जी को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और उनको आपसे मिलना है। तो वहां से जो बात शुरू हुई थी, और आज रत्ना बेन ये बोलती है कि मैं इतनी गर्व हूं कि इस फिल्म के साथ मैंने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम बढ़ाया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आपका और रत्ना मैम का इसके अंदर सास बहू का रिश्ता है, तो वो अनबन जो सास बहू के बीच होती है वो आप दोनों के बीच भी सेट पर हुई थी? सेट पे हाँ, नहीं एक्चुअली अनबन तो नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली डिस्कशंस होते थे। उनका एक व्यू पॉइंट होता है जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज उनका इतना तजुर्बा है, उन्होंने दुनिया कितनी ज्यादा देखी, और हमारा एक व्यू पॉइंट था। तो बस एक क्रिएटिव हेल्दी डिस्कशन होता था हर एक सीन के पहले, हर एक लाइन पे, उसमें बहुत मजा आती थी। और रत्ना बेन स्पेशली दर्शील के साथ तो उनका अनबन का किस्सा तो दर्शील के साथ होता था। दर्शील, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि तारे ज़मीं पर एक मासूम और शरारती बच्चा, और उसके बाद यहाँ पे एक इतना मैच्योर बच्चा,
और कैसे आपको ये रोल लगा और किस तरीके से आपने इस रोल को निभाया? ये कैरेक्टर तो बहुत ही रिलेटेबल था मेरे लिए, अविनाश का कैरेक्टर, क्योंकि इसका एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है उसकी मॉम के साथ, और जैसे मेरी रियल लाइफ में मेरी मॉम के साथ मेरा जो बॉन्ड है वैसे ही दर्शाया गया है। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने मानसी मैम को बताया था कि ये लिटरली वो कॉन्वर्जेशन है जो मैं मेरी मॉम के साथ फोन में बातें करता हूँ। सो स्पेशली इन द ओपनिंग सीन्स ऑफ द फिल्म जहाँ पर ये रिलेशनशिप पे अटेंशन दिया गया है। सो दैट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। एक हिम्मत की जरूरत होती है आजकल के पेरेंट्स को, क्योंकि समवेयर और द अदर दे सी कि हम इतने रिबेलियस और इतने डेयरिंग बन गए हैं, यू नो द किड्स, तो वो पूछने में थोड़े शर्मा जाते हैं। बट यहाँ पर ये जो लड़का है उससे ये चीज की कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, और ये डरता नहीं है, और ये बता देता है उसकी मॉम को, मूंगी को, कि तुम अपने, जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि ये जी। सबसे पहले उसकी मॉम को एक ड्रीम कैचर गिफ्ट करता है, जी। और मॉम को ड्रीम कैचर का मतलब ही नहीं पता, तो वो समझाता है कि ड्रीम कैचर ये होता है जो तुम्हारे सपनों को पूरे करने में तुम्हारी मदद करता है। जी। सो कैसे ये सारी चीजें उसकी मॉम को अपने अंदर के हुनर को, अपने अंदर के सपनों को फुलफिल करने में मदद करती है। एंड आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं एक उनकी जर्नी का एक ऐसा हिस्सा था जो उनको ऐसे सपोर्ट करता था। एंड बहुत सारी शरारती भी है, मासूम भी है ये कैरेक्टर, सो वो तो आई डोंट नो, वो एक चीज तो गिवन है इस फिल्म में। जी। एंड ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज मेनली विद द कास्ट एंड क्रू। आई मीन यहाँ पर आई हैव हैड इतना मुझे सीखने मिला है रत्ना पाठक शाह मैम के साथ। पहले दिन पे तो उन्होंने मुझे इतना डांटा था, मैं डर गया था उनसे, क्योंकि क्या उनका दर्शिल ऐसा क्या मेथड अनबन है। होती थी रत्ना मैम के साथ आपकी? जैसे मानसी ने बताया कि ये अनबन छुटपुट बोल कुछ के इतना अनबन। हाइप क्रिएट करते थे ना, कोई अनबन नहीं थी। बेसिकली कैसा होता था कि हर हर एक्टर का कोई ना कोई एक तरीका होता है। मुझे मेरा तरीका मैं उस जमाने में अभी भी ढूंढ रहा था। एंड जब तक तुम कोई चीज के बारे में श्योर नहीं होते तो तुम्हें तुम्हारे बेसिक्स पे जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जी। एंड दिस इज व्हाट रत्ना पाठक शाह मैम टॉट मी कि दर्शील, यू नीड टू गो टू योर बेसिक्स। तुम्हें बस तुम्हारे यू नीड टू बी थरो विथ योर लाइंस। तुम्हें तुम्हारे कोई भी सवाल जवाब है वो तुम्हारा होमवर्क करके रखो। जी। तो वो नहीं, मुझे समझा बट तो मैं मैंने- उस अनबन की बात नहीं, दर्शिल, मैं उस अनबन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि वो कैसे मजाकिया तौर से दर्शिल जैसे ही आता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी फनी चीज तरह बोल भी देती है मुझे और और तरह भी दर्शिल बात को नहीं इरिटेट करनी कर है, क्योंकि ये हमेशा सारे इंटरव्यू ना सर, मैं आपको भी एज मेरी एक विनंती है कि मैं ये बता पाऊँ जी। मीडिया में कि ये सारे इंटरव्यू, जो भी प्रमोशनल इंटरव्यू रहे हैं, जिसके भी रहे, उसमें बस कहीं ना कहीं मुझे एक्सपोज किया जाता है कि मैं कितना मिस्चीवियस था, या मेरे कितने नखरे थे खाने पीने में, या जो भी। बेसिकली क्या होता था कि हम जब भी ट्रैवल करते थे या जो भी होता था, मेरी सबसे ज्यादा टांग खिंचाई रत्ना मैम करती थी, और फिर उनसे एनकरेजमेंट लेकर मानसी मैम को बहुत हिम्मत आ जाती थी, और फिर विराट सर तो है ही। तो ये सब मिलकर बस मेरी टांग खिंचाई करते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरा ये इंटरव्यू देना, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए रखा गया है कि यू नो उनको एक डेफिनेटली, ये मैंने पहली बार ये बहुत गलत बात है दर्शिल। कंट्रोवर्शियल हो आप सकता हंस है। रहे हो तो ये तुमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है। yes, ऐसा it's कुछ the भी नहीं truth. है। It's the It's not. truth. तो No, विराट but overall, आपसे I mean, मेरे लिए तो बस ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, एंड एक बहुत ही प्यारी मेमोरी रही है वर्किंग विद एवरीवन। जी, बहुत खूब। विराट, आपसे जानते हैं, गुजराती मूवी में आपका पहला डेब्यू था ये, और कैसा, आपको कितना मजा आया इस मूवी में काम करने में, और क्या क्या आपने इस मूवी से सीखा या फिर सिखाया भी लोगों को? ये डेब्यू का पूरा श्रेय है मानसी और पार्थिव को जाता है, बिकॉज मैं कहीं सोच भी नहीं रहा था कि मैं गुजराती मूवी का एक हिस्सा बनूंगा। फिर एक दिन मानसी ने कुछ ऐसा किया कि मुझे एक ऑडिशन का कॉल मिला, और फिर पता चला मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ। और फिर मुझे पता नहीं था कि गुजराती इंडस्ट्री में पिक्चरें कैसे बनती है। तो फिर वो भी एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अच्छे वार्म तरीके से, बड़े शिद्दत से सब लोग वहाँ काम करते हैं, और वहाँ के लोग भी थोड़े से एंथुजियास्टिक हैं। तो जैसे ही उनको पता चलता है आप लोग पिक्चर की शूटिंग के लिए आए,
वो तो आपको घर से सामान निकाल के दे देंगे, भाई ये लो आपको चाहिए। मतलब इतने सपोर्टिव है कहानियों को लेके, शूटिंग के लेके। तो जहाँ पे भी हम जाते थे तो बड़े प्यार से लोग पेश आते थे। मैं ठहरा पारसी और मेरी गुजराती बड़ी थोड़ी सी वो पारसी एक्सेंट वाली है। जी तो किसी तरह उन्होंने, डायरेक्टर ने, मानसी ने, पार्थिव ने मिलके मेरे कैरेक्टर को ऐसा बना दिया उन्होंने कि वो पारसी गुजराती भी पिक्चर में अच्छी लगती है। जी हालांकि अब ये बोलने का सही टाइम रहेगा कि ये पिक्चर आप हिंदी में भी आप देख सकते हो। जी। तो अगर आपको गुजराती समझ में ना आए तो आप ये हिंदी में भी देख सकते हो। पर वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्सपीरियंस एंड द नाइसेस्ट पार्ट फॉर मी कि ये बहुत ही एक रेलेवेंट और गहरी टॉपिक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी और ये फिल्म ने बड़े अच्छे तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया है। एक होता है ना कि फिल्मों में हम थोड़ी सी बेईमानी कर लेते हैं, यहाँ तक जाते हैं और फिर थोड़ा सा मुड़ के वापस आ जाते हैं, जी एक सवाल उठाते हैं और फिर निकल जाते हैं, क्योंकि अरे ऑडियंस इसको अच्छा ना नहीं लगेगा या बुरा लगेगा। नहीं, ये सारे वो चीजों को बड़े बहादुरी से निपटता है उस सवालों से। जी क्योंकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके सदियों से दौर चलते आ रहा है और हमेशा हर एक दौर का एक अलग नजरिया रहा है। तो वो कैसे चेंज हो रहा है और मोंगी जैसी कैरेक्टर कैसे इस बदलते दौर में अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करती है, जी। वहां पे मेरे किरदार का योगदान है। जी और उस किरदार का नाम है मदन। और मानसी और मेरा एक जोक होता था सेट पे कि काश सबके लाइफ में, हमारे लाइफ में भी एक मदन आया है यार। नहीं तुझे ऐसा लगता है? ऐसा मदन मदन चला बहुत मजेदार आदमी, हमारे लाइफ में भी एक मदन आना चाहिए। तो हैशटैग फाइंड योर मदन हमारा एक जोक होता था कि, तो या दैट्स सम ऑफ माय जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस। कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला लाइफ में बिल्कुल चाहिए होता है। मानसी, मेरा आपसे एक सवाल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर ये जो मूवी है बेस्ड है, आपकी क्या सोच है इस बारे में? आप किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं इसे? एक्चुअली ये फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर नहीं है। जी। उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से शादी में क्या हो जाता है और उस किरदार को क्या असलियत पता चलती है अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, उसको दर्शाया हमने फिल्म में। बट यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आई थिंक एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना तो मुश्किल है, बिकॉज हर किसी की लाइफ में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और हम किसी को जज करने के लायक नहीं है, बिकॉज सबको अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। तो ये बात सही है गलत है ये बात तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन इट। बट ये भी सही बात है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से, आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से इट्स इजियर। पहले के जमाने में तो अगर मतलब आपको फिजिकली मिलना पड़ता था या टेलीफोन पे करना पड़ता, अब तो इतना इजी होगा, एक मैसेज कर दो किसी को तो आप ऑनलाइन चैटिंग शुरू कर सकते हो। तो ये चीजें अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। इन सारी रिलेशनशिप्स के बीच में मैरिज, शादी, ये जो शब्द है, शादी एज एन इंस्टीट्यूशन भी काफी चेंजेस देख रहा है। तो हर कोई अपनी शादी के रूल्स अपने हिसाब से बनाता है और आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। जी, अधिकतर जो आपकी मूवी की जो शूटिंग हुई है, आप सब इस चीज़ के बारे में बताइएगा। क्या मस्ती आपने वहाँ के लोगों के साथ की है? कितना मेल जोल उन लोगों के साथ आपका हुआ है? कितना मजा आया आपको इस मूवी को शूट करने में? एक्चुअली इस मूवी को मैं एक क्वेश्चन इसलिए आंसर करी बिकॉज सडनली मुझे याद आ गया कि हम जब शूट कर रहे थे ना, तो मेरा, बिकॉज प्रोड्यूसर भी हूँ तो और एक्टर भी रही हूँ, और ऐसे काफी सेट्स पे काम किया है जहाँ खाना बहुत बकवास होता है और आप इतना पूरे सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हो और आपको इतना बकवास खाना मिलता है कि आपको लगता है यार सेट पे खाना तो अच्छा दे दो। तो ये मेरा रूल रहा है कि जब भी हम शूट करते हैं हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, कि खाना अच्छा होना चाहिए। तो हम वहां पे हमने देसी अच्छा सा गुजराती खाना सबके लिए रखा था और सबको खाने का बड़ा शौक है। ऑफकोर्स विराग बेचारा नॉन वेजिटेरियन है, हमारे पूरे वेजिटेरियन सेट में उसको बहुत मुश्किल होती थी, वो बेचारा इधर उधर ढूंढता रहता था, मुझे अंडे खाने हैं, मुझे मुर्गी खानी है। तो फिर वो थोड़ा उसके लिए हैसल होता था, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत मजा आया था और हमने खाने पे काफी बॉन्डिंग की। और
म्यूजिक पे, क्योंकि कैरियोके सेशंस और सारे सेशंस करते थे हम साथ में, सारे एक्टर्स एक साथ रहते थे देवराज रिसोर्ट में। तो बहुत ऐसा फैमिली जैसा फीलिंग था, बहुत मजा आया। विराट बट एक जी मेरा एक मुझे रंज रह गया कि हमारे जी देवराज रिसोर्ट में एक स्विमिंग पूल था जिसमें मुझे दर्शी को एक बार तो एटलीस्ट पुश कर देना चाहिए था, बट वो बात नहीं हो पाई। उसके लिए हम लोग I knew वापस it. जाएंगे वहां शूट करने। I तो knew it. या विराट और हमेशा दर्शील जब वहां आपने क्या होते थे मस्ती हम करी है जब भी सेट हम पे? रूम में जाते थे, नहीं मैंने कोई मस्ती नहीं की, मुझ पर मस्ती की गई है ये सेट पर। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये जब हम हमारे रूम के तरफ जाते थे तब पूल था बीच में, और जानबूझकर मानसी मैम के माइंड में, और वो जब थक जाते हैं ना लोग तो अतरंगी चीजें सोचने लगते हैं, जी और वो पूल ठंडा था काफी, तो वो हमेशा सोचते थे कि यार शी टेक अ डिप नो, लाइक तुम लोग पागल हो गए हो क्या। और मेरे को हमेशा एक थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता था इनसे। बट आई टेल यू ना, ये सारा कुछ जो भी होता था वो सो मच इन द इतना फन और इतना मजेदार फील होता था। मुझे आज तक, मतलब मैंने आपको बताया मैंने उसके बाद काफी शूट किया हुआ है, बट मैं वो मेमोरी कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आज तक मुझे सेट पर कभी हुआ नहीं है, एंड आई डोंट इवन नो कि मुझे कभी होगा, बिकॉज लाइक मानसी मैम सेड, द फूड, the people, the cast and crew, Viraf sir, Mansi ma'am, Viral sir, Ratna Baraksha ma'am, Dharmendra Goel sir, मैं सबके साथ ऐसी अलग अलग बॉन्डिंग हो गई थी, आज तक हम लोग सब टच में है, एंड इट्स ओवरऑल बिन अ मैड एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब वाला एक्सपीरियंस है। मैंने सारे वीडियोस अभी तक रखे हैं, सो आई रिविजिट इट। विराट, दर्शील ने तो बताया कि उनको परेशान किया गया सेट पे, उनके साथ मस्ती की गई, उन्होंने कोई मस्ती नहीं करी बल्कि उनके साथ मस्ती हुई है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था विराट? क्या आप भी कोई मस्ती करते थे दर्शील के साथ, या आपके साथ किसी ने कोई प्रैंक किया हो? उनके साथ एक दरअसल ये यूनिवर्स ने प्रैंक कर ली थी एक्चुअली, उनका फोन उन्होंने कच के उसमें डिप कर लिया था, कच कच हम लोग रन ऑफ कच में थे, और हम लोग तो वेरेवर वी हैड फ्री टाइम ना, सो विराट सर के अंदर का डायरेक्टर, मेरे अंदर का डायरेक्टर जागता था, और हम अलग अलग शॉट लेते थे, एंड विराट सर ने अपना आईफोन जो उन्होंने लिया, और रन ऑफ कच में मतलब बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, लाइक बहुत सारे पानी के ऐसे पूल्स हैं खड्डे छोटे जिसमें पानी, हाँ पानी या, होता या। है, हाँ। तो वाटरप्रूफ फोन है सोचकर उन्होंने अपना फोन डिप किया अंदर, और हो गया फोन का सत्यानाश। और उसके बाद हम लोग सब एकदम शॉक में थे, बिकॉज यू नो इट्स नॉट दैट, मतलब किसी के माइंड में इतना एक्सट्रीम रिजल्ट प्रिपेयर्ड नहीं था कोई इसके बारे में, बट उनको उनका नया फोन भी मिल गया, तो वो भी एक अच्छी बात ही थी। पर वैसे ही वो नया फोन ऐसे मिला कि मैं था कच्छ में, और वहां पे कहाँ से भी नया फोन मिलेगा। तो 2 दिन बाद मेरे हाथ में एक नया फोन आता है, और वो देते हैं मेरे प्रोड्यूसर साहब के, तुम यहाँ शूटिंग पे मशरूफ हो, बिजी हो, ये लो, तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे एक नया गिफ्ट किया, और वही फोन अभी मैं आज तक चला रहा हूँ। तो थैंक यू पार्थिव, थैंक यू मानसी फॉर बीइंग थॉटफुल इनफ, क्योंकि मैं आजकल फोन के बिना हम लोग अधूरा महसूस करते हैं। दैट वाज वेरी थॉटफुल ऑफ देम। पर दर्शील के बारे में मैं ये जरूर बताऊंगा कि जब हम रन ऑफ कच्छ शूटिंग करने गए, तो रन ऑफ कच्छ सफेद है और इतना खूबसूरत है, और आगे आपको सिर्फ सफेद ही दिखती है जी। तो सब लोग दर्शील को ढूंढते रहते थे, क्योंकि दर्शील तो कहीं मीलों को चला गया है अपनी सेल्फी लेने। अरे तो जब तक शॉट लगता था कोई बुलाने जाता था, तब तक वो शॉट भी हो जाता था, और दर्शील आगे बोलते, आप लोग क्यों फिर मेरे को बुलाया है क्यों? वापस गया। फिर उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे सेल्फी वीडियोस हमने रन ऑफ ऐसे बहुत बार हो चुका है जहां पर मतलब मैं सेट पर था और मैं बहुत टाइम के लिए गायब हो जाता था सेट से, लेकिन कोई बुलाने भी नहीं आता था, तो मैं फिर बाद में खुद सेट पे जाके देखता था कि आपको मेरी जरूरत है कि नहीं। लेकिन that those 3 or 4 days, जो 2 या 3 दिन आई थिंक हमने जो वहां पर बिताए, वो काफी एक अमेजिंग सी मेमोरी है, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस है टू बी इन अ प्लेस लाइक दैट। एंड एक और चीज मैं ये सबको बोलता हूँ, इसका गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप अपने फोन बिगाड़ो, आप बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। यू नो आई डोंट थिंक देयर इज एवरी अदर प्रोड्यूसर जो जाकर ऐसे फोन गिफ्ट कर देगा आपको, सो बी केयरफुल। दैट इज ट्रू। यस, जी, आप लोगों की बातों से पता चल रहा है जी, आप लोगों की बातों से पता चल रहा है कि आपने सेट पे बहुत मस्ती की है, पर एक मैसेज जो इस मूवी के थ्रू आपने दिया है लोगों को,
उसके बारे में बताना चाहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, जो मुझे लगा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ये जो मूवी है वो बनी है, तो इसके बारे में एक मैसेज जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहेंगे। एक मैसेज ये है जो फिल्म में भी बहुत अच्छे से दर्शाया है कि मोंगी का जो पति है धर्मेश, वो एकदम एजुकेटेड है, काम पे जाता है, उसके साथ जो काम करती है लड़की वो भी एजुकेटेड है, उसके प्यार में वो पड़ता है, और वो घर की मुर्गी दाल बराबर का जो जो मुहावरा है यहाँ पे एकदम लागू होता है, क्योंकि वो अपनी बीवी इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, उसको कभी भी वो ध्यान नहीं देता उस पे, और यहाँ पे इतना बड़ा म्यूजियम है वो क्यूरेट करता है। जी। तो जिंदगी में ऐसे काफी हिपोक्रेसी हम देखते हैं लोगों में, जहां उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो हिपोक्रेसी कर रहे हैं। एक तरह से वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, यस, कि लोगों को, औरतों को बाहर जाके काम करना चाहिए, औरतों को तो दुनिया में ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन खुद की पत्नी को जब मौका मिलता है तो वो उसको ना बोल देता है कि नहीं, हमारे घर की औरत कभी नहीं काम करेगी। और ऐसा कितने एजुकेटेड घरों में भी ऐसा मैंने देखा है। कभी कभार क्या होता है कि आप एजुकेटेड हो और बहुत रिच परिवार में अगर आपकी शादी होती है तो आपको बोला जाता है कि नहीं, हमें क्या पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं इस फिल्म में कि काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, काम अपने अस्तित्व को दर्शाने के लिए भी होता है, अपने अस्तित्व को एक वजूद देने के लिए भी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप बाहर काम करोगे तो ही आपका वजूद स्ट्रांग होगा, ऐसा भी नहीं। घर पे काम करो, उसमें भी एक ब्यूटी है। हमारी नानियां, हमारी दादियां जो जिन्होंने कभी बाहर काम नहीं, उन्होंने पूरे परिवार को संभाला है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल। बट ये बात हम दर्शाना चाहते हैं कि काम एक तो बहुत जरूरी है, और दूसरी बात कि आर्ट, कला, जिसको लोग बोलते हैं अरे तुम लोग तो आर्टिस्ट हो, तुम लोग को क्या आर्ट, तुमको तो कुछ टेंशन नहीं है, हम लोग को देखो, हम लोग कॉर्पोरेट बैंकिंग में काम करते हैं, उसको रियल काम कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी आर्ट का भी बहुत ज्यादा महत्व है हमारी जिंदगी में, जी। और इस फिल्म में हमने ये बहुत अच्छे से दर्शाया। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ थिएटर्स की तरह ओटीटी पर भी ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाए, और बहुत बहुत शुक्रिया हम सबके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय।